5 साल, 5 किरदार, 5 रिपोर्टर। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और मैं आपको बताऊंगा जब अजीत पवार डिप्टी सीएम बने तब रिमोट कंट्रोल किसके पास था। मैं रौनक कुकड़े आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र का महाभारत कैसे शुरू हुआ। मैं हूं पूजा भारद्वाज और मैं आपको बताऊंगी 2019 की कहानी में ट्विस्ट कहां से आया। मैं हूं संजय तिवारी और मैं आपको बताऊंगा पवार का वो दांव जिसने गेम बदल दिया। मैं हूं राहुल कुलकर्णी। मैं आपको बताऊंगा कि उद्धव ठाकरे की किस मांग के कारण भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ गिनती के दिन ही बचे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद देश में होने जा रहे ये सबसे बड़े चुनाव हैं। इन चुनावों में दो गठबंधनों के बीच टकराव होगा। एक तरफ है सत्ताधारी गठबंधन महायुति, तो दूसरी तरफ है विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी। 2019 के पिछले चुनाव में भी दो गठबंधनों के बीच ही टकराव हुआ था। तब दोनों गठबंधनों में दो प्रमुख पार्टियां थीं, लेकिन इस बार दोनों ही गठबंधनों में तीन प्रमुख पार्टियां हैं। लेकिन इन 5 सालों में सिर्फ पार्टियों की संख्या में ही बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति कई मायनों में बदली है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 5 सालों में हर महीने कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। इन 5 सालों में महाराष्ट्र में जो सियासी ड्रामा देखने को मिला, ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ। किसी रोमांचक फिल्म की शक्ल लेने वाले इस ड्रामे की शुरुआत साल 2019 में ही हो गई, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 2019 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला दो गठबंधनों के बीच था। एक तरफ था शिवसेना बीजेपी का गठबंधन, तो दूसरी ओर कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन। नतीजे आए तो सरकार बनाने के लिए जो जनमत है वो बीजेपी शिवसेना के गठबंधन ने हासिल किया। 105 सीटें बीजेपी को मिली और 56 सीटें शिवसेना को। 288 सीटों वाली विधानसभा में जो 145 का मैजिक फिगर होता है, उससे ऊपर भगवा गठबंधन ने बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। अब बस देरी थी राज्यपाल के पास पहुंचकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने की, पर तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अड़ गए। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद बांटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस साल फरवरी में जब अमित शाह मातोश्री पे आए थे, तब उन्होंने कहा था कि शिवसेना को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये बात झूठी है। हालांकि इस बात को लेके भाजपा में बहुत सी अनबन भी बनी हुई थी कि उद्धव ठाकरे ने ये बात अचानक क्यों की। खुद को झूठा बताए जाने से आग बबूला हो उठे उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेताओं के फोन लेने बंद कर दिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी हुई थी। विधानसभा चुनाव के पहले वर्ष 2014 में जब बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन सरकार बनी थी, तभी से पवार इस बात पर गौर कर रहे थे कि बीजेपी और शिवसेना दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब लोहा गर्म था, पवार ने अपना दांव चला। शरद पवार की पार्टी एनसीपी 54 सीटों को हासिल करके तीसरे नंबर पर थी। साफ तौर पर उनकी पार्टी को विपक्ष में बैठना था, लेकिन शरद पवार हारी हुई बाजी को पलटने के लिए जाने जाते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने वही किया। उन्होंने उद्धव ठाकरे को ऑफर दिया कि अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ दें तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई जा सकती है और वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ठाकरे के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि कांग्रेस और एनसीपी जैसे सियासी दलों के साथ वो कैसे हाथ मिलाए। शिवसेना ने दशकों तक इन विचारधाराओं के खिलाफ अपनी राजनीति की है। शिवसेना की छवि एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की रही और कांग्रेस और एनसीपी अपने आप को कहीं ना कहीं सेकुलरवादी पार्टी बताते रहे हैं। इन दोनों के वोटरों की अगर बात की जाए, कांग्रेस और एनसीपी की, तो बड़ा तबका मुस्लिम समुदाय से आता है।
लेकिन शायद ठाकरे ने ये तय कर लिया था कि उन्हें बीजेपी को मजा चखाना है और उनकी नज़र कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी पर भी थी और शायद यही वजह थी कि सरकार बनाने को लेकर उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सहमति दे दी। शरद पवार ने सरकार में कांग्रेस को शामिल करने के लिए सोनिया गांधी को भी मना लिया। सोनिया गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी सरकार में तभी शामिल होगी अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही हों। 22 नवंबर 2019 की शाम नेहरू सेंटर में तीनों पार्टियों की बैठक हुई और बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम पर मुहर लगा दी गई। इस बैठक में शरद पवार के भतीजे और एनसीपी नेता अजीत पवार भी मौजूद थे। बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो उनके चेहरे पर तनाव था और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया कि पूरा देश चौंक गया। अगले दिन महाराष्ट्र और देश के प्रमुख अखबारों की खबर थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे, लेकिन सुबह 7 बजे जब लोगों ने अपना टीवी खोला तब उनको बड़ा झटका लगा, क्योंकि राजभवन में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की और अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। तब अजित पवार ने कहा कि उनके साथ 12 विधायक हैं और आगे जाके उन विधायकों की संख्या बढ़ सकती है। लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे कि जो देवेंद्र फडणवीस अजित पवार को चुनाव के दौरान जेल की चक्की पिसवाने का वादा कर रहे थे, वही देवेंद्र फडणवीस अजित पवार के साथ सरकार कैसे बना रहे थे। दरअसल अजित पवार को भी जेल जाने का डर सता रहा था। उनसे पहले एनसीपी के 2 नेता छगन भुजबल और समीर भुजबल जेल जा चुके थे। अजित पवार ने बीजेपी के साथ जाने में अपनी भलाई समझी। ये पूरा ऑपरेशन रातों रात किया गया। नेहरू सेंटर की बैठक खत्म होने के बाद अजीत पवार गुपचुप जाकर देवेंद्र फडणवीस से मिले। देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत दिल्ली में आला कमान को इत्तला किया। उस वक्त महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। रातों रात राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया और सुबह सुबह आनन फानन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को शपथ दिला दी। ये खबर देखकर उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसक गई। दूल्हा फेरे लेने को तैयार था, लेकिन दुल्हन कोई और ही लेकर भाग गया। सभी का शक शरद पवार पर गया, लेकिन शरद पवार ने भी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये साफ कर दिया कि अजीत पवार के फैसले के साथ वो नहीं है। साथ ही उन्होंने विधायकों को ये चेतावनी भी दी कि वो जल्दी वापस लौट आए, नहीं तो दल बदल कानून के तहत उन पर कार्रवाई पार्टी करेगी। शरद पवार की चेतावनी ने असर दिखाया और विधायकों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। इधर सुबह हुई शपथ विधि के खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर के दिन फडणवीस को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा, लेकिन फडणवीस बहुमत साबित कहां से कर पाते, क्योंकि अजीत पवार ने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा कि पर्याप्त संख्या में विधायक नहीं ला पाएंगे। तो नतीजा ये हुआ कि फडणवीस को शपथ लेने के चौथे दिन ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2 दिन बाद 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अपने जीते जी बाल ठाकरे ने यह सौगंध ली थी कि वो कोई ऐसा पद नहीं लेंगे जिसके कारण उनकी विचारधारा पे कोई बंधन आएगा। लेकिन ऐसी कोई सौगंध उद्धव ठाकरे ने नहीं ली थी। और तब की वो बात है जब मुख्यमंत्री पद पर नारायण राणे थे, उस दौरान जो अनुभव उनको आए थे, तब से ठाकरे परिवार ने यह मन बना लिया था जब भी अगला मौका आएगा तब मुख्यमंत्री ठाकरे परिवार से होगा। जिस 3 प्रमुख पार्टियों के गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने थे, उस गठबंधन का नाम दिया गया महाविकास आघाड़ी। इस गठबंधन के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की प्रस्तावना में 2 बार सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उद्धव ठाकरे ने बेहिचक इस प्रस्तावना पर दस्तखत कर दिए। ये एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि बाल ठाकरे की कट्टर हिंदुत्ववादी शिवसेना को हमेशा से ही सेक्युलर शब्द से कड़ी नफरत थी। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे को भी मंत्री बना दिया गया, जो कि पहली बार वर्ली विधानसभा सीट से विधायक बने थे। उन्हें पर्यावरण और पर्यटन मंत्रालय दिया गया। शरद पवार ने अपनी पार्टी के हिस्से में कई अहम मंत्रालय रखे, जिनमें कि गृह और वित्त मंत्रालय भी शामिल थे। कुछ दिनों बाद शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को उनकी बगावत के लिए माफ कर दिया और सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि खुद शरद पवार सरकार से बाहर थे, लेकिन सरकार का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था।
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बाद ही कोविड-19 की महामारी ने दस्तक दे दी। कोविड-19 की पहली लहर में मुंबई में बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हुई। मुंबई की तुलना चीन के वुहान से होने लगी। ऑक्सीजन, दवाई और इंजेक्शन की कमी की वजह से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। इतना ही नहीं तो लॉकडाउन की वजह से प्रवासी भारतीयों के पर भी भूखमरी की नौबत आ गई। इस आपदा से निपटने के लिए ठाकरे सरकार ने केंद्र की मदद से युद्ध स्तर पर कदम उठाए। कई कोविड जंबो सेंटर्स खोले गए, ऑक्सीजन केंद्र स्थापित किए गए, कोविड टेस्टिंग बढ़ाई गई। खुद उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए जनता को संबोधित करते रहे। प्रवासी मजदूरों के लिए बड़े पैमाने पर फूड पैकेट्स के इंतजाम किए गए। महामारी के असर को कम करने के लिए उद्धव ठाकरे के प्रयासों की खूब सराहना हुई, लेकिन इन सब के 2 पहलू थे। इसी बीच उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के करीबियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। खिचड़ी बांटना हो, जंबो कोविड सेंटर हो या बॉडी बैग्स हो, हर एक पे सवाल उठाए जाने लगे। कई शिवसेना नेताओं की गिरफ्तारी हुई और कुछ के ऊपर अभी भी गिरफ्तारी होने की संभावना बनी हुई। मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभाले अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि मुंबई से सटे पालघर इलाके में घटी एक घटना ने विपक्ष को उद्धव ठाकरे की सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुंबई से नासिक निकले 2 साधु और उनके ड्राइवर को पालघर जिले के गढ़पिंपले गांव के लोगों की एक भीड़ ने पीट कर मार डाला। पुलिस के मुताबिक वहां पर बच्चा चोर घूमने की अफवाह फैली थी, जिसका शिकार ये तीनों लोग हुए। लेकिन बीजेपी के मुताबिक इन हत्याओं के पीछे सांप्रदायिक कारण था। पालघर हत्याकांड को लेकर विवाद अभी थमा भी न था कि जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। बीजेपी ने इस मामले को लेकर भी ठाकरे सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी के नेता नारायण राणे और उनके बेटे नीतेश राणे ने आरोप लगाया कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई है और इस हत्या में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की भूमिका हो सकती है और ठाकरे सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सीबीआई की जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई हो और सीबीआई भी मुंबई पुलिस की तरह ही इस पूरे मामले को आत्महत्या के मामले की तरह ही देख रही है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के तूफान से अभी ठाकरे सरकार उभर भी नहीं पाई थी कि फरवरी 2022 में एंटीलिया कांड हो गया। मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे पर आरोप लगा कि उन्होंने वसूली के लिए उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी कार पार्क की। वाजे 2004 में हिरासत में हुई मौत के मामले में निलंबित चल रहे थे। इस दौरान उन्होंने शिवसेना की सदस्यता भी ली, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने उसके बाद सचिन वाजे की मुंबई पुलिस में बहाली हुई। न केवल बहाली हुई बल्कि उन्हें हाई प्रोफाइल क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का प्रमुख बनाया गया और खास बात ये भी थी कि सचिन वाजे सहायक पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर काम करते थे, लेकिन वो सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते थे। एंटीलिया कांड की जांच शुरू हुई ही थी कि इसमें एक प्रमुख गवाह मनसुख हिरेन की हत्या हो गई। इस हत्या की जांच में एक और पुलिस अधिकारी का नाम सामने आया जो कि सचिन वाजे की ही तरह शिवसेना की सदस्यता ले चुके थे। ये अधिकारी थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, जो कि 2019 में शिवसेना की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे। इन सब के बाद बीजेपी ने ठाकरे सरकार की अपराधियों को बढ़ावा देने के आरोप के साथ घेराबंदी शुरू कर दी। इसी बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के सीपी को हटाया। मुंबई के सीपी परमवीर सिंह ने राज्यपाल को खत लिखकर सचिन वाजे के द्वारा गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ से ज़्यादा रुपयों की वसूली करते हैं, इस तरीके का खत लिखा। इस खत की वजह से सियासी तूफान आया। इस खत के कारण अनिल देशमुख का ना पद चला गया, ना उनको गृह मंत्री पद ही छोड़ना पड़ा। इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी ने आपराधिक मामले दर्ज किए। साल 2022 भी ठाकरे के लिए मुसीबत बनकर आया और ये मुसीबत इतनी बड़ी थी कि न केवल ठाकरे सरकार गिर गई बल्कि शिवसेना 2 फाड़ हो गई। 20 जून 2022 का वो दिन जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत कर ली। विधान परिषद चुनाव के तुरंत बाद शिंदे 20 विधायकों के साथ सूरत चले गए। बाद में ये संख्या
बढ़कर 40 हो गई। उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। इस बगावत को बीजेपी का पूरा समर्थन था। बागी विधायकों को पहले गुजरात के सूरत ले जाया गया, वहां से आसाम के गुवाहाटी और फिर गोवा, यानी कि बीजेपी शासित राज्यों में बागी विधायकों के साथ कुछ बीजेपी के नेता भी नजर आए। सबको लग रहा था कि फिर से एक बार इन बागी विधायकों को साथ लेकर बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी और देवेंद्र फडणवीस की वापस मुख्यमंत्री पद पर लौटने की आरजू पूरी हो जाएगी। लेकिन कहानी में फिर एक बार ट्विस्ट आ गया। 30 जून को महाराष्ट्र के राजभवन में देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे और वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि 105 विधायकों वाली बीजेपी मुख्यमंत्री पद नहीं ले रही है, जबकि महज 40 विधायकों वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दे रही है। लेकिन लोगों को एक और झटका लगना बाकी था। महज 4 घंटे बाद राजभवन में जब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही थी, उस वक्त लोगों को एक और झटका लगा। शपथ समारोह के मंच पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और एकनाथ शिंदे के अलावा देवेंद्र फडणवीस को देखकर सभी चौंक गए। देवेंद्र फडणवीस की आंखें नम थी, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद उनका डिमोशन हो रहा था। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारने के लिए कहा था। जाति समीकरण को देखते हुए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया गया। पार्टी के पास राज्य में कोई बड़ा मराठा चेहरा नहीं था और पार्टी को लगा कि राज्य में जिस तरह से आरक्षण के नाम पर मराठा आक्रामक हैं, उनसे शिंदे बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। शिवसेना के दोनों गुट वही असली शिवसेना है, ये दावा कर रहे थे। हालांकि फरवरी 2023 में देश के चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सही शिवसेना ठहराया। उन्हीं को पार्टी का चिन्ह मिला और बाल ठाकरे का नाम भी उन्हीं के साथ जोड़ा गया। उद्धव ठाकरे को नया नाम उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना ये लेना पड़ा और नया पार्टी चिन्ह भी उनको लेना पड़ा था। चंद महीनों बाद ही जुलाई 2023 में महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक तूफान आया। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ फिर एक बार बगावत कर दी, लेकिन इस बार की बगावत पुख्ता तैयारियों के साथ की गई थी। इस बार अजित पवार अपने साथ न केवल पार्टी के ज्यादातर पदाधिकारी और विधायकों को साथ ले गए, बल्कि उनके साथ शरद पवार के करीबी माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल जैसे नेता शामिल थे। चंद महीने बाद शरद पवार के साथ भी वही हुआ जो कि फरवरी 2023 में उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था। जिन शरद पवार ने एनसीपी की स्थापना की थी, वही शरद पवार एनसीपी से बाहर कर दिए गए। चुनाव आयोग ने अजीत पवार के खेमे को असली एनसीपी के तौर पर मान्यता दे दी और पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह घड़ी भी अजीत पवार को मिल गया। शरद पवार को अपनी पार्टी का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार रखना पड़ा और उन्हें चुनाव चिन्ह के तौर पर मिला तुरही बजाता हुआ आदमी। चुनाव आयोग ने अपना फैसला कर दिया था कि कौन असली शिवसेना और कौन असली एनसीपी, लेकिन जनता की अदालत में अभी ये फैसला होना बाकी था और ये मौका आया लोकसभा चुनाव के वक्त, जब दोनों पार्टियों के 2 विभाजित धड़े 2 अलग अलग गठबंधनों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने उतरे और जो फैसला आया वो चुनाव आयोग के फैसले से मेल नहीं खा रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी को 8, शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को 7, अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस को केवल 1, शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस को 8 और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव में केवल 1 सीट मिली थी, वो कांग्रेस पार्टी अब 13 सीटें जीतकर महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बन गई है। तो ये था महाराष्ट्र में 5 साल चले सियासी महाभारत का लेखा जोखा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। 3 महीनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के दोनों गठबंधनों के अंदर भीतरी खींचतान की खबरें आ रही हैं। ऐसे में आश्चर्य मत कीजिएगा यदि महाराष्ट्र की राजनीति में फिर कोई बड़ा उलटफेर हो जाए। वैसे भी बीते 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में वही तो हो रहा था जो किसी ने सोचा नहीं था।